हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए एलडीसी साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने पहली यूनिट रासायनिक, भौतिक और ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक के बारे में अपन ने बात कर ली थी। रासायनिक भौतिक परिवर्तन को आपने अच्छे से समझा था। इसके बाद में अपन ने एक नया जो अपना यूनिट है उसे शुरू किया था, और उस नई यूनिट के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं धातु, अधातु एवं उनके यौगिक। धातुओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, अधातुओं को समझ लिया था, उपधातु, मिश्र धातु, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण तत्वों के या महत्वपूर्ण परमाणुओं के अपन यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने बात करी थी सोडियम के यौगिकों के बारे में। सोडियम के यौगिकों के बाद में अपन बात कर रहे हैं मैग्नीशियम Mg के यौगिकों के बारे में। कल मैंने आपको मैग्नीशियम के 3 यौगिकों के बारे में बता दिया था, और आज अपन मैग्नीशियम के ही आगे के 3-4 और यौगिक है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपन बात करें अगर, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है आपका, मैग्नीशियम एल्वा है, इन सभी के बारे में अपन आज बात करेंगे। और उसके बाद में मैग्नीशियम से अगले तत्व एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है, और जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और पढ़ना करते हैं शुरू। आज की 2 अच्छी सी मोटिवेशनल लाइनें हैं आप लोगों के लिए कि पंछी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। कि पंछी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। बंदा बंदा शिद्दत से चाहे, बंदा शिद्दत से चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप लोगों ने शिद्दत से चाह रखी है कि हमें जो है एलडीसी बंद कर रहना है, तो आप एलडीसी बंद कर रहोगे। आप अगर लगातार मेहनत, अपने संघर्ष को जारी रखोगे तो। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है वीडियो देख लिए, मजे कर लिए तो कुछ नहीं होगा भाई। पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली वीडियो देखे, नोट्स बनाए और उन नोट्स को रिवाइज करके आए जब भी अगली क्लास ज्वाइन करें। मैंने आपको ये सब रूल पहली क्लास के अंतर्गत बता दिए थे, तो बार बार उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और एक बार मैं कल के मैग्नीशियम के यौगिकों को रिपीट करके आगे बढ़ूंगा। तो मैग्नीशियम के यौगिक में सबसे पहले अपन ने बात करी थी मैग्नीशिया की, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे कहा जाता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस की। इसके बाद में बात करी थी मैग्नीशियम सल्फेट की, जो कि इप्सम लवण के रूप में पाया जाता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये इप्सम लवण आगे एक और तत्व के अंदर काम आने वाला है। ये किसी का समाकृतिक या आइसोमॉर्फिज्म होता है। अभी आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमर्स किसका होता है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में इनके यौगिकों के उपयोग वगैरह जो है उनकी बात करी थी। अब आप आज की हेडिंग डालेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। किसकी बात करेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो आप सभी अपने हथियारों को लेकर के, कॉपी पेन को लेकर के आ जाइए, और चलिए आज की सुंदर सी शाम में एक और नया समा बांधते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, चौथा कंपाउंड है मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसकी बात करेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसे अपन MgCO3 कहते हैं। क्या कहते हैं? MgCO3 कहते हैं। क्लियर? आपको मैं आज एक छोटी सी नई चीज और बताता हूं कि जो हम ये कंपाउंड लिखते हैं ना इस प्रकार से बनाकर, इसमें आप देख रहे होंगे एक है Mg और एक होता है CO3 इसके अंदर, ठीक। तो जब इसे आप 2 भागों में तोड़ोगे तो ये इस प्रकार से टूटेगा, Mg+2 और CO3-2। समझ में आ गई बात? किस भागों में टूटेगा? 2 भागों में, Mg+2 और CO3-2। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये याद रखना, क्योंकि
हालांकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस प्रकार का नहीं दे रखा कि रासायनिक यौगिक या रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे नॉलेज में होगा तो कहीं ना कहीं आगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बन और कार्बन के यौगिकों को पढ़ेंगे, वहां ये छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो Mg के ऊपर +2 चार्ज आता है, ये आपको कैसे पता चला? तो ये +2 चार्ज और कुछ नहीं है, आपने इससे पहली जो यूनिट पढ़ी है ना, ऑक्सीकरण अपचयन संख्याएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, तो ऑक्सीकरण संख्या जो है मैग्नीशियम की +2 होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को याद होगा। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं पता है ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोस देखिए, उसके बाद में इस क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी 25 नंबर की क्लास है, इससे पहले 24 क्लासेस हो चुकी है जो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और CO3 जिसे अपन कार्बोनेट कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक है, तो जिसको ऑक्सीकरण संख्या याद होगी वो विद्यार्थी सीधे सीधे इसको तोड़ देगा दो भागों में। ठीक, समझ में आ गई बात? और आपको एक बात बता दूं, जैसे आप लिखते हो MgO2, लिखते हो ना MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन 2 जो आया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं से संख्या ली जाती होगी। ये संख्या को जब आप ऐसे तोड़ोगे, Mg के ऊपर +2 आवेश और ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश, ठीक है, तो ये 1 इधर आता है, ये 2 इधर जाता है। अगर बराबर होता है तो कैंसिल आउट होता है और ऐसा बनता है। अगर बराबर साइन मतलब संख्याएं नहीं है तो Mg के साथ तो जुड़ेगा 1 और ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है 2। फिर 1 को जो है आपको पता होगा हम डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये MgO2 आता है। तो रासायनिक यौगिक के अंदर ये जो अपने रासायनिक सूत्र बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ये एक आज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। और ये केवल इसलिए बताया है कि अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, ये सिलेबस में नहीं है, पर अपने काम का है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। कोई भी चीज आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं सहायता करती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा या रहने दे, है ना, ये रहने देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, बस ये हेडिंग डाल के आप इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्लियर? तो रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो हर एक रासायनिक सूत्र को आप ऐसे, अगर 3 कंपाउंड है तो 3 भागों में तोड़ सकते हो, 4 है तो 4 में से तोड़ करके फिर लिख सकते हो। हालांकि 2 से जब ज्यादा होते हैं तो उन्हें फिर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर पढ़ते हैं, और उतना ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट बताया है, याद रखना। बात करते हैं अब मैग्नीशियम कार्बोनेट की अपन आगे, क्योंकि अपने सिलेबस में तो धातु और अधातु के यौगिक दे रखे हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में बता दिया, MgCO3 इसका फॉर्मूला है। अब इससे नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे डायरेक्ट, और वो ये है कि जो ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो आपका मैग्नेसाइट, क्या, मैग्नेसाइट तथा मैग्नेसाइट तथा सॉरी मैग्नेसाइट या डोलोमाइट, तथा नहीं, तथा में तो अलग अलग हो जाएंगे, तो मैग्नेसाइट या डोलोमाइट, मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में प्रकृति में मिलता है, के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये आपका मैग्नेसाइट या डोलोमाइट जो होता है उसके रूप में प्रकृति में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्वेत यानी सफेद ठोस पदार्थ है। ये क्या है, एक सफेद ठोस पदार्थ है और ये जल में घुलनशील है, जल में
घुलनशील है, ये याद रखना। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ठोस पदार्थ होता है और जल में घुलनशील होता है और कलर कैसा होता है? सफेद होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके आ जाता है, इसके उपयोग की बात करें। किसकी? उपयोग की। तो उपयोग के अंदर पहला है चपाई के लिए जो स्याही उपयोग में ली जाती है, तो चपाई की स्याही। अरे जो प्रिंटिंग के लिए अपन जो स्याही डालते हैं ना प्रिंटर वगैरह में, है ना, आपने देखा होगा, घर पर भी कई बार किसी के घर पे कंप्यूटर हो भी सकता है या ई मित्र पे देखा ही होगा। तो वो जो आपके स्याही डाली जाती है, वो स्याही जो है उसके अंदर अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का उपयोग करते हैं। ठीक, तो छपाई की स्याही, आपके दंत मंजन यानी कि जो अपने घर पर अपन अलग अलग प्रकार के जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, उन सभी में ये रहता है। इसके अलावा चेहरे पर यानी आपके फेस पर जो ये गोरे होने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, है ना, मैं तो स्मार्ट हूं नहीं, आप लोग स्मार्ट दिखने के लिए कई प्रकार की अलग अलग क्रीमें यूज करते होंगे। तो उन चेहरे पर लगाने के लिए जो पाउडर बनाया जाता है, चेहरे पर लगाने वाले जो पाउडर होते हैं, जो चूर्ण होते हैं, उस पाउडर में भी हम इसी का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अब, और नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम एल्वा। इसकी बात अभी अगर आगे कर रहे हैं अपन, तो मैग्नीशियम एल्वा की तरह, मैग्नीशियम एल्वा की तरह यह दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में रूप में उपयोग उपयोग होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एल्वा की तरह जो है, ये भी एक दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम एल्वा एक मैग्नीशियम का ही यौगिक है, जिसकी बात अपन अभी आगे कर रहे हैं। ठीक, चलो नंबर थर्ड पर आप लिखेंगे, और नंबर थर्ड है आपके पेट की अम्लता दूर करने में। वैसे मैंने आपको इससे पहले भी जो है बता दिया है कि मैग्नीशियम का ही एक और यौगिक है जो पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। बताइएगा आज कमेंट करके कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के अलावा मैग्नीशियम का कौन सा यौगिक उपयोग में लिया जाता है। तो पेट की अम्लता दूर करने के काम आता है, पेट की अम्लता को दूर करने के काम में ये लिया जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये था अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, जिसे अपन डोलोमाइट या मैग्नेसाइट के रूप में प्रकृति से प्राप्त करते हैं। ये सफेद कलर का होता है, ठोस पदार्थ होता है और घुलनशील है। इसके उपयोग है चपाई की स्याही के अंदर, दंत मंजन में, चेहरे पर लगाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के पाउडर्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर, और मैग्नीशियम एल्वा की तरह ही आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी दवाई के रूप में, मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके अलावा पेट की अम्लता को यानी कि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स रहती है ना कई के, कि भाई खाना खाया और फिर एसिडिटी हो जाती है, तो वैसे तो मेरी तरफ से एक ये मेडिसिन के अलावा उपाय रहेगा कि आप खाना खाने के बाद हर एक विद्यार्थी को 10 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट तो चलना ही चाहिए, मतलब हेर फेर करनी चाहिए। चलने का मतलब ये नहीं कि चलते चलते कहीं और ही चले जाओ, है ना, मतलब ऐसे धीरे धीरे हेर फेर करती रहनी चाहिए। और इसके अलावा आप अगर पढ़ भी रहे हो, पढ़ना भी चाहते हो, 15 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते, तो किताब हाथ में लीजिए और ऐसे घूमते फिरते रहिए। आप देखते होंगे कि मैं पढ़ाते वक्त भी आपको ऐसे मोशन करता रहता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर आप चलते रहेंगे तो आपका माइंड जो है वो सर्कुलेट फास्ट होता है, ऑक्सीजन वगैरह जो है आपके ब्लडिंग सर्कुलेशन वगैरह वो एकदम परफेक्ट होगी, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और खाना खाने के बाद तो कम से कम चलना ही चाहिए, ताकि ये एसिडिटी के लिए हमें इस प्रकार के मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह यौगिकों का उपयोग
नहीं करना पड़े, और ये जो प्रकार के अलग अलग तमाम जो आपके आते हैं पाउडर्स, वो यूज नहीं करनी पड़े। उससे आपके शरीर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो केमिकल से नुकसान होता ही है। ठीक, चलो, तो ये था अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नए यौगिक मैग्नीशियम एल्वा के बारे में बात करेंगे। मैग्नीशियम एल्वा का रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम एल्वा का रासायनिक सूत्र जो लिखवाऊंगा बहुत बड़ा है, याद करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पूछा जाता है और अक्सर वही चीजें पूछी जाती है जो विद्यार्थियों को याद नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। पेपर में कहते हो ना, हम पढ़ के बहुत सारी चीजें गए थे लेकिन पता नहीं सर कहां से आया। आप वो पढ़कर जाते हो जो आपको याद होता है, आप वो पढ़ते ही नहीं जो आपको याद नहीं होता। और एग्जामिनर का काम है कि जो चीज याद नहीं होती वो पूछे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किसने मेहनत करी किसने नहीं करी। ठीक, चलो, तो आगे पांचवा, Mg, मैग्नीशियम एल्वा। मैग्नीशियम एल्वा के बारे में बात करें तो इसका बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला है, MgOH डॉट MgCO3 डॉट 3H2O। तो बेसिकली इसके अंदर याद करने का क्या तरीका है, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम के दो कंपाउंड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसकी अभी अपन ने बात करी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पहले बात करी। तो जिसकी पहले बात करी है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले कौन आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाद में किसकी बात करी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो बाद में कौन आएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो अलग अलग यौगिक है तो आखिर मैग्नीशियम के ही, तो इनको अगर जोड़ना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, तीन अणु जल का। कैसे तीन अणु जल का, तो इसको याद करने के लिए बता रहा हूं केवल, है ना। क्या करोगे, एक इधर H2O रहेगा, बाढ़ बना दी, फिर इधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, है ना। ये पूरा मैं बस MgOH होल ट्वाइस इतना सा ही लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, याद करने के लिए बता रहा हूँ। फिर क्या करोगे, H2O डाल दोगे और फिर इधर डाल दोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट और इधर H2O। ऐसे याद रखना, क्या याद रखोगे, H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, H2O, मैग्नीशियम कार्बोनेट, H2O। ठीक, तो याद हो जाएगा। तो तीन अणु जल के लेने होते हैं, तीन अणु जल के, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले कौन आएगा, जिसकी अपन ने पहले बात करी, पहले बात किसकी करी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो पहले कौन आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाद में अपन ने किसकी बात करी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो बाद में कौन आएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और जल क्या करेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जोड़ने का कार्य करेगा। सर ऐसे झुक क्यों गए भाई, खड़े खड़े दर्द भी तो होता है, तो टेबल का सहारा लेके मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। वही मारने पीटने नहीं आ रहा, मिटा दूं ये तो याद करने के लिए था जस्ट। तो आपको मैग्नीशियम एल्वा का फॉर्मूला बड़ा सा तो जरूर है, लेकिन याद जरूर हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है ना। इतने आसान शब्दों में बता दिया यार, अब तो याद हो ही गया होगा। ये एक एंटा एसिड है, बेसिकली एसिड का प्रतिकारक है, तो ये अपना एक एंटा एसिड है। ये क्या है, अपना एक एंटा एसिड है। क्लियर, चलो, नेक्स्ट आप लिखेंगे, ये भी अपने एक काम आता है किसके, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में उपयोगी। तो मैग्नीशियम एल्वा जो है, इसका भी आप उपयोग पेट की एसिडिटी, पेट की अम्लता को दूर करने में कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम का जिस प्रकार का अभी ट्रेंड चल रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए, क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूं, आप खुद फिर इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से, या निम्न में से, बस अब इतना ज्यादा कौन लिखेगा, निम्न में से पेट की अम्लता दूर करने
में उपयोगी नहीं है। और आपको यहां पर ऑप्शन दे दिए चार। ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन कहीं भी कुछ भी आ सकते हैं। मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवाऊं पेट की अम्लता को लेकर के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली कि निम्न में से पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग नहीं कर सकते। तो आपको अभी तक टोटल मैंने यहाँ नोट करना, देखो ये चीज नोट करनी है आपको। तीन मैंने मैग्नीशियम के यौगिक बताए हैं जो पेट की अम्लता को दूर करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्वा, और एक मैंने आपसे पूछा है तो आप खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आप बताइए, तीन तो अपने पास क्या हो गए मैग्नीशियम के, एक अपने पास में है सोडियम का। पेट की अम्लता को दूर करने में एक सोडियम का भी यौगिक था। तो ये जो चार यौगिक हो गए टोटल इन दोनों के मिलाकर, भाई एक सोडियम का है और तीन मैग्नीशियम के, टोटल चार यौगिक हैं। और आगे भी आ सकते हैं, है ना। तो पेट की अम्लता को दूर करने को लेकर क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है ना, कि भाई पेट की अम्लता में कौन सा काम नहीं आता, बताओ। है। तो जब तीन चार अपने पास में यौगिक है जिनका अपन उपयोग कर सकते हैं, तो बाकी का नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन आ गए, अब मान लीजिए कि पेट की अम्लता का आपको पता नहीं चल रहा है ना, किसका उपयोग करना है किसका नहीं करना, तो कम से कम इतना तो याद रख ही लोगे आप कि कौन से यौगिक का, सॉरी कौन से तत्व के यौगिक काम में लिए जाते हैं। तो मैग्नीशियम और सोडियम के यौगिक लिए जाते हैं, अभी तक की जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। फिर आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और अभी नया यौगिक ऐड करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अभी तक तो दो याद है ना, कि मैग्नीशियम और सोडियम दोनों के ही जो है यौगिक होते हैं जिनके पास में पेट की अम्लता को दूर करने का गुण होता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आज ये मेरी भविष्यवाणी है, याद रखना। उस टाइम पे फिर ये याद करना, वीडियो आकर देखना। ठीक, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पेट की अम्लता में उपयोगी है ना। तो पेट की अम्लता में उपयोगी की बात करेंगे तो वहां तीन ऑप्शन ऐसे दिए गए होंगे जो उपयोगी नहीं होंगे, एक ही होगा जो उपयोगी होगा। अब जो उपयोगी होगा तो सीधे सीधे इससे ही पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम या सोडियम का कंपाउंड है, मतलब उसका उपयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्योंकि पेट की अम्लता को लेकर अभी तक सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इस प्रकार का कोई थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है जिसमें तीन चार अलग अलग आंसर या यौगिक अपने पास उपलब्ध हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कौन उपयोगी है या कौन उपयोगी नहीं है, इन दोनों से। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो इस चीज को जो है आप याद रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। मैग्नीशियम का एक केवल और केवल यौगिक है जिसका फॉर्मूला ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। और वो है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। सीमेंट का आप सभी ने नाम सुना होगा, सीमेंट के कच्चे पदार्थों का नाम सुना होगा, लेकिन एक नया यौगिक है मैग्नीशियम का, और ये है 6 नंबर पर अपने सोरेल सीमेंट। ये नाम लिख लेना, सोरेल सीमेंट। क्या है? सोरेल सीमेंट। और इस सोरेल सीमेंट का जो रासायनिक सूत्र है वो भी थोड़ा सा अजीबोगरीब है। अच्छा सर, अजीबोगरीब कैसे? तो MgCl2.5MgO.XH2O, ये है अपने सोरेल सीमेंट का रासायनिक सूत्र। क्या है? MgCl2.5MgO.XH2O। क्लियर? तो सोरेल सीमेंट का ये जो है एक मतलब ये कह सकते हैं मैग्नीशियम का यौगिक होता है सोरेल सीमेंट। क्योंकि सोरेल सीमेंट से रिलेटेड है तो हम कहीं ना कहीं ये समझ लेंगे एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो कि ये सीमेंट से रिलेटेड है, और सीमेंट के अंदर जो जो यौगिक अपने काम आते हैं वो आप टिक करके नहीं आए, कम से कम ये गलती मत करना अब, है ना। कम फॉर्मूला याद नहीं है तो कम से कम क्वेश्चन गलत तो मत करना, सही आंसर नहीं पता तो भी कम से कम वो यौगिक तो मत सेलेक्ट करना जो सीमेंट के अंदर उपयोगी है। ठीक,
क्योंकि इसके अंदर तो केवल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O। क्लियर? चलो, तो अपने मैग्नीशियम के जो 6 यौगिक हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात अपन ने कर ली और आज अपने मैग्नीशियम के यौगिक यहाँ पर होते हैं समाप्त। अब अपन बात करेंगे अपने नए यौगिक के बारे में, यानी कि जो तत्व नया है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम तत्व। क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम यानी कि Al, एल्यूमिनियम के यौगिकों के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप सभी लोग अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक, तो एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिख लेना Al, और अपन बात करेंगे एल्यूमिनियम के यौगिक की। तो एल्यूमिनियम के यौगिक। क्लियर? चलो, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। और ये लो, आ गया, ये लीजिए। तो अब बात करेंगे अपन एल्यूमिनियम के यौगिकों की। सबसे पहले एल्यूमिनियम के यौगिक से भी पहले जरूरी है तो वो ये चीज कि ये आखिर एल्यूमिनियम जो तत्व है वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खनिज और अयस्क ही होते हैं जहां से हमें ये विभिन्न प्रकार के धातु प्राप्त होते हैं। तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम याद रखना। तो इसका अयस्क कौन है और कौन है? तो अयस्क, इसका अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? एक मिनट, बॉक्साइट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एल्यूमिनियम का जो अपना यौगिक है, सॉरी, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइट। अब एल्यूमिनियम के यौगिकों के बारे में बात करेंगे, यानी कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम की बात करेंगे। और इसके अंदर पहला जो आपको लेना है वो लेना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र को लिख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। कहीं पर भी अब दिखेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आप लिख पाएंगे AlCl3। और आपको पता होगा ये कैसे बनेगा। तो एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्लोरीन की -1 होती है, -1 नीचे आया होगा, 3 इधर गया तो AlCl3 बन गया। ठीक, चलो अब बात करते हैं। ये जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये किसमें उपयोग होता है? तो ये पेट्रोलियम, यानी जो पेट्रोल होता है ना उस पेट्रोलियम के बंजन में उपयोगी है। पेट्रोलियम के बंजन में। क्लियर? पहला उपयोग। दूसरा आप आगे लिखेंगे कि आप जो है, अरे एक सेकंड, ये पेट्रोलियम के भंजन में अनाद्र, पूरी लाइन नहीं लिख पाया था मैं, अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड। अनाद्र का मतलब है जिसके साथ में जो जल है वो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? H2O के अणु जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो उसे हिंदी में कहेंगे अपन अनाद्र या डिहाइड्रेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब था आर्द्र थोड़े से, है ना, जिसमें थोड़ा सा नमी हो, पानी होता है ना वैसे। लेकिन अनाद्र का मतलब है जिसमें बिल्कुल ही पानी वानी नहीं है। तो पेट्रोलियम के भंजन में अपन अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे। एक अपनी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। और ये चीज याद रखना कि कैटलिस्ट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जहां कहीं भी मैं कैटलिस्ट के बारे में बताऊं याद करते चलना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है,
तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अपनी अभिक्रिया है उसके अंदर भी अपन इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में? तो वहां पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एज ए कैटेलिस्ट, एज ए उत्प्रेरक जो है अपन काम में लेते हैं। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट अपना आ जाता है, नेक्स्ट है गैसोलीन। क्या? गैसोलीन। तो गैसोलीन के उत्पादन, गैसोलीन के उत्पादन में भी यह उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, उत्प्रेरक के रूप में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो हम जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 का उपयोग पेट्रोलियम के बंधन में करते हैं, लेकिन वहां पर यह कैसा होता है? तो वहां पर यह होता है अनाद्र AlCl3। कैसा होता है? अनाद्र AlCl3। और फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है उसके अंदर भी हम इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। कौन सी अभिक्रिया के अंदर? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जल्दी से मेरे साथ में डेली बोला करो, जब भी मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोलता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि लिखते लिखते आप भी बोलें। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। गैसोलीन के उत्पादन में भी अपन जो है इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। किसके उत्पादन में? गैसोलीन के उत्पादन में। अब ये गैसोलीन क्या होता है? तो ये एक कार्बनिक रसायन है, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी बात अपन को ज्यादा करनी है नहीं। वैसे इसका उपयोग वगैरह जो है बॉडी लोशंस वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एल्यूमिनियम का पहला जो अपन ने यौगिक पढ़ा है वो कौन सा यौगिक पढ़ा है? तो वो पढ़ा है अपन ने कौन सा? अरे भाई कौन सा यौगिक पढ़ा है? तो अपन ने पढ़ा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो पेट्रोलियम के भंजन में अपन अनाद्र AlCl3 का उपयोग करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, गैसोलीन उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जितने भी यौगिक पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है कि हो सकता है कि इस एक यूनिट के पीछे कम से कम 15, 20, 30 वीडियो बने, लेकिन इतने वीडियो बनने के बाद ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी, ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। बस इतनी कोशिश कर रहा हूं मैंने, मतलब जितना निचोड़ हो सकता था वो सब निकाल दिया है। अब आप जो है साइंस का किसी भी लेवल का क्वेश्चन करोगे आपके तो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि IIT के जाकर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, नहीं भाई, वो तो नहीं होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको तो पढ़ने के लिए फिर मेरे पास आओ, 1 साल 1.5 साल यहाँ रहो, फिर केमिस्ट्री पढ़ो, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन वो तो होंगे। लेकिन आप जनरल साइंस में किसी भी पेपर को उठाना, आपसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो तो ये हो नहीं सकता कि आपको सफलता न मिले या आपको असफलता प्राप्त हो, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप शिद्दत के साथ, रेगुलरिटी के साथ में मेहनत कर रहे हो, हाँ एक बार असफलता मिलेगी लेकिन दूसरी बार सफलता मिलेगी, दूसरी बार असफलता मिलेगी तो तीसरी बार, लेकिन वो व्यक्ति सफल होकर जरूर रहेगा। ये बात का मैं दावा कर सकता हूँ। पहली बार में सफलता मिलना कई सारी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, दूसरी बार में मिलना भी कई चीजों पर, लेकिन जब 1-2 पेपर दोगे और मेहनत लगातार वही जारी रखोगे तो फिर भगवान भी सोच लेगा कि इस बंदे ने हार नहीं मानी, अब तो इसको जो है क्या करनी पड़ेगी? नौकरी देनी पड़ेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि क्या, अरे क्या, क्या, कि खुदा पूछे बंदा तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। समझ में आ गई बात? तो बंदे से खुद भगवान पूछने लग जाए कि बता भाई तेरे को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, मैं दूंगा, अगर तूने इतनी मेहनत करी है तो तेरा फल मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में एल्यूमिनियम क्लोराइड के अलावा जो यौगिक हैं उनकी बात करेंगे। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।